और चलिए खबरों को देखेंगे विस्तार से। तो यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। यूक्रेन के हालात पर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया विदेश मंत्री और वीके सिंह बैठक में मौजूद हैं, हरदीप पुरी मौजूद हैं, किरण रिजिजू भी मौजूद हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में 4 मंत्री जाने वाले हैं और वहां से जो यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जो यूक्रेन से निकलकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं पड़ोसी देशों की, वहां से उनको निकालने का काम किया जाएगा और इसके लिए 4 मंत्रियों को वहां भेजा जा रहा है। तो यूक्रेन संकट पर भी ये मोदी की तीसरी हाई लेवल मीटिंग इस वक्त हो रही है। तो अभी खत्म नहीं होगी जंग। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई की, जिसका समाधान निकालने के लिए बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल पाया। तो क्या सवाल ये कि अब परमाणु युद्ध होगा? बेलारूस में भी नहीं बनी बात। नहीं निकला शांति का फॉर्मूला। यूक्रेन ने रखी मांग, रूस नाराज। रूस क्रुद्ध, नहीं थमेगा युद्ध। तो क्या अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है रूस और यूक्रेन की जंग? सवाल इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से कहा है कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट कर दें। अब समझिए कि आखिर क्या है न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स यानी सेना का वो बल जो परमाणु हमलों से बचा सके और जवाबी हमला कर सके। हालांकि यूक्रेन पर हमले से पहले ही अपने भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सभी देशों को धमकी दी थी कि अगर युद्ध में दखल देने का प्रयास किया गया तो उनके पास हथियार भी हैं। पुतिन के इरादों से साफ है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है और इसकी वजह है रूस पर लगाई गई पाबंदियां। यूरोपियन देशों के फैसले पर रूस ने पलटवार किया है। मॉस्को ने ब्रिटेन और जर्मनी समेत 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। मतलब साफ है, युद्ध उलझता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी है। भारत सरकार ने 26 फरवरी से ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की। तब से अब तक छठी फ्लाइट से 1396 भारतीय नागरिक यूक्रेन से सकुशल वापस आ चुके हैं। बाकी बचाव का काम जारी है। चलिए अब बेलारूस में हुई बातचीत को जानते हैं और समझते हैं विफल होने की वजह। दरअसल बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूसी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाने की मांग रखी। दूसरी तरफ बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका अब बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर चुका है। मतलब यह कि भरोसे के अभाव में बातचीत की शुरुआत हुई, फिर भला कैसे यह सफल हो पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर रोमानिया में भारतीय दूतावास की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि दूतावास की सभी सेवाएं फ्री हैं और साथ ही साथ बुकारेस्ट तक ट्रांसपोर्ट भी निःशुल्क है। दूतावास ने यह भी बताया है कि किसी को भी पैसे न दें। भारतीय नागरिक जो हैं, अगर उनसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो पैसे न दें। ये जारी करना पड़ा है, ये बयान जारी करना पड़ा है क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही थीं जिसके बाद छात्र परेशान हो रहे थे। तो रोमानिया में भारतीय दूतावास की तरफ से यह बयान सामने आया है और कहा गया है कि दूतावास की सभी सेवाएं फ्री हैं और बुकारेस्ट तक ट्रांसपोर्ट भी निःशुल्क है और ऐसे में किसी भी भारतीय नागरिक को पैसे देने की जरूरत किसी को भी नहीं है।
इधर यूक्रेन में फंसे छात्रों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। उनका कहना है कि वो बॉर्डर एरिया में फंसे हैं और वो वहां से निकलना चाहते हैं। सुमी ओब्लास्ट है, यहाँ तक गवर्नमेंट की कोई है। हम सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में रहते हैं जिसका नाम सुमी है, सुमी ओब्लास्ट है। यहाँ तक गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। हम रात दिन परेशान होके बैठे हुए हैं कि कब हमको बंकर में भेज दिया जाए। बंकर में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, वहाँ पे कीचड़ हो रखी है, वेंटिलेशन की दिक्कत है। और यहाँ पे अभी रिसेंट खबर मिली है कि दोबारा रशियन आर्मी आ रही है अपने टैंक्स, मिसाइल सब कुछ लेके, और हमारी लाइफ बिल्कुल ही मतलब ऐसी हो रखी है कि हम अब क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे गन शॉट्स की आवाज़ें आ रही हैं। इस टाइम में एक स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसे हम काम रहें? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के लिए कुछ कीजिए। वेस्टर्न बॉर्डर्स तो वैसे भी सेफ है, उन्हें इवैक्यूएट करने से कोई सेंस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं, प्लीज़ हमें इवैक्यूएट कीजिए। यहाँ से ईस्टर्न बॉर्डर से रशिया का बॉर्डर केवल 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर अगर हम कभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं एम्बेसी को या किसी भी ऑथराइज्ड प्रोटोकॉल्स के तहत, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमें जहाँ पर रुकना है बस वहीं पर रुकना है। पर यहाँ पर आम लोगों के पास भी आर्म्स है, एम्युनिशन है, और हमें ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन यहाँ के लोग हैं, कौन रशियन आर्मी है। हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन आर्मी से, इंडियन गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के कि जो हो सके प्लीज ट्राई टू सेव अस, प्लीज ट्राई टू सेव अस। वी आर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। इफ यू आर नॉट विलिंग टू सेव अस देन आई डोंट थिंक सो कि कोई फायदा है इस चीज का। प्लीज ट्राई टू। रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, जिसमें एमपी के कई बच्चे फंसे हुए हैं, जिन्हें अब इंडियन एम्बेसी पॉइंट मेन बनाकर बॉर्डर तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं और भारत लेकर आ रहे हैं। ऐसे में एमपी की दो बेटी, एक आगर मालवा की, एक उज्जैन की, इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां सांसद ने दोनों का बुके देकर स्वागत किया। जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसी इन छात्राओं से उनके निवास पहुंचने तक सांसद उनके संपर्क में रहे और उनके रोमानिया से इंदौर आने की पूरी व्यवस्था भी देखी। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यूक्रेन से वापस लौटी रितिका से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वीडी शर्मा रितिका के घर गए और रितिका और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की। फॉर्चुनेटली वीडी शर्मा जी यहाँ पे आए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, तो बहुत फॉर्चुनेट वाली बात है। एंड गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने फ़्लाइट्स अरेंज कराई हैं एयर इंडिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। एंड जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया हम इधर दिल्ली आ गए हैं। उसके बाद भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, हर एक स्टेट के, एमपी के भी थे साथ में। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि आपको जैसे जाना है हम आपके साथ आपको छोड़ के। तो यूक्रेन से रितिका वापस लौट आई हैं। परिजन काफ़ी परेशान थे और कई बार गुहार भी लगाई गई थी और आखिरकार इनकी वतन वापसी हो गई। लेकिन अभी कई सारे छात्र फंसे हुए हैं, जैसा कि हम सुन भी रहे थे कि जो बॉर्डर क्षेत्र के छात्र हैं वो तो सेफ हैं, ये भी बता रहे हैं वहां के छात्र, लेकिन जो वॉर एरिया में छात्र हैं फंसे हुए हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन तक मदद पहुंचे और उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। इधर यूक्रेन मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक ली है। दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और मध्य प्रदेश के यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं इनकी वापसी को लेकर यह बैठक मुख्यमंत्री ने की है और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली है कि कौन बच्चा कहां फंसा हुआ है, जिसके हम जिक्र कर रहे थे। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि निरंतर अभिभावक जो पेरेंट्स हैं उनके संपर्क में वो लगातार बने हुए हैं। 2 फ्लाइट कल दिल्ली आने वाली है, 1 फ्लाइट कल मुंबई भी आएगी। अब तक आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 29 बच्चे भारत स्वदेश लौट पाए हैं और मुख्यमंत्री ने बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि बच्चों के अभिभावकों से लगातार संपर्क बनाए रखें, बातचीत करते रहें, भारतीय एम्बेसी में लगातार संपर्क कर बच्चों की चिंता करते रहें। भारत में आने पर बच्चों की समुचित व्यवस्था की जाए और स्वदेश वापसी होने पर उनके रुकने और प्रदेश में जाने तक की व्यवस्थाएं की जाएं।
यूक्रेन मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक उन्होंने ली है और अहम बैठक करते हुए निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भी करीब 200 के आसपास छात्र जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है मात्र 26 छात्र ही वापस लौट पाए। हालांकि अभी 3 फ्लाइट्स और आनी है, जो दिल्ली 2 आएंगी और एक मुंबई आएगी। लेकिन इस बीच कई सारे छात्र वॉर एरिया में जहां पर लड़ाई चल रही है वहां पर फंसे हुए हैं। कोई कीव में फंसा हुआ है, कोई अन्य जगहों पर फंसा हुआ है और वहां जो है वो बॉम्बार्डिंग तक हो रही है, बॉम्ब शेलिंग तक हो रही है और वहां मिसाइलें चल रही हैं। ये तक बातें सामने आई हैं। तो ऐसे में वो काफी दहशत में और लगातार वो मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनको वहां से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहां हालात ठीक नहीं हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले में 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, अभी 29 छात्र निकल पाए हैं, जबकि बताया यह गया है कि 200 छात्र जो हैं वो यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है, मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं कि हर बात का ख्याल रखा जाए और जानकारी और संपर्क में लगातार अधिकारियों को बने रहना है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज उन्होंने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक ली है जो रेजिडेंट कमिश्नर का कार्यालय है उनके अधिकारियों के साथ में, और वहां पर जो मध्य प्रदेश के बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में या यूक्रेन बॉर्डर पर, जहां से कोई रास्ता भारत आने का बन सकता है उस जगह पर, तो वहाँ क्या स्थिति है और कैसे उन बच्चों को निकालने की प्लानिंग की जा रही है, सारे मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। और ये जानकारी निकल के सामने आई है कि अब तक मध्य प्रदेश के जो 29 बच्चे हैं वो भारत वापस आ गए हैं। एक जो फ्लाइट है वो कल दिल्ली आएगी और एक मुंबई भी जो फ्लाइट है वो भी बच्चों को लेकर आ रही है, उसमें भी कुछ मध्य प्रदेश के बच्चों के आने की जानकारी है। साथ ही साथ में ये निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं कि जो बच्चे मुंबई या दिल्ली तक पहुंच रहे हैं यूक्रेन से, वहां से उन्हें अपने स्टेट या अपने घर तक लाने में भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। तो जिस तरीके के हालात हैं उनमें अभी कुछ भी कह पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जितनी मदद सरकार की ओर से दी जा सकती है बच्चों या उनके अभिभावकों को, उन्हें देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर दिल्ली में आज बैठक की है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। महाशिवरात्रि 2022 में आपका स्वागत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया जाना है। महाकाल की नगरी उज्जैन में 21 लाख दीपों से पूरी नगरी को जगमग किया जाएगा। क्षिप्रा नदी के तट पर ही एक साथ दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक ये रिकॉर्ड अयोध्या के नाम है। दीपावली पर हुए दीपोत्सव में अयोध्या ने एक साथ 9,45,000 दीपक जलाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। महाशिवरात्रि पर महीने भर से चल रही तैयारी के बाद अब दीप प्रज्वलन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कल उज्जैन शहर इतिहास लिखेगा। शहर के लोग 21 लाख दीप जलाकर महाशिवरात्रि महोत्सव मनाएंगे। आज 3 बजे रात महाकाल मंदिर के पट खुलेंगे। शिव पार्वती विवाह की बेला में दीपों से बाबा महाकाल की नगरी जगमगाएगी। मंगलवार सुबह 5:30 बजे से बुधवार रात 11 बजे तक बाबा महाकाल के दर्शन हो पाएंगे। और इधर महाशिवरात्रि के मौके पर आगर मालवा के जिले के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में कोरोना काल के बाद एक बार फिर से भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। बाबा बैजनाथ के करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसको लेकर कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया और अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भी बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया और मंदिर प्रांगण को आकर्षक लाइट और फूलों से साज सज्जा की गई। श्रद्धालुओं को प्रसादी के रूप में करीब 100 क्विंटल खिचड़ी का भी वितरण किया जाएगा। तो
बैजनाथ मंदिर में लाखों भक्तों के आने का अनुमान है, क्योंकि कोविड के चलते प्रतिबंध लगा हुआ था और अब जाना माना ये मंदिर है, लाखों लोगों की आस्था का ये केंद्र है। और ऐसे में जब कोविड के प्रतिबंध जो हैं वो हटा लिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि शिवरात्रि जमकर मनानी है, पूजन अर्चन करना है, तो ऐसे में आगर मालवा में भी उसी तरीके की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। देख सकते हैं आप शिव दरबार क्या भव्य यहाँ रूप दिया गया है, शिव दरबार बनाया गया है और यहाँ भक्तों के आने की तैयारी जो है उसको लेकर पूरे व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। खुद एसपी और कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस बात का भी ख्याल रखा गया। और साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि 100 क्विंटल साबूदाना की खिचड़ी जो बनाई जाती है उसका प्रसाद वितरित किया जाएगा आगर मालवा में कल के। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।